हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, पीजीटी केमिस्ट्री के टॉप 80 क्वेश्चंस के पार्ट 1 को हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें मैंने आप लोगों को 8 क्वेश्चंस यानी कि 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिटेल स्टडी कराई थी, डिटेल समझाने की मैंने उनको कोशिश की थी। आज हम उससे आगे के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यानी पॉइंट नंबर 9 में क्या बोलता है। Solution of soap shows Tyndall effect above critical micelle concentration। यहां से देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद करनी है। ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहां से डायरेक्टली एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि इनमें से आपको क्या दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4। उन 4 ऑप्शन में आपको सीधे सीधा पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर क्या दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। तो आप लोग याद रखेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो सारे ही क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर यानी CMC से ऊपर क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। और टिंडल इफेक्ट को शो करने वाले केवल और केवल कौन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ही होते हैं। सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। तो आप लोग यहां से ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद करेंगे कि जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं या जितने भी एक्वस सॉल्यूशंस हैं सोप के, वो सारे ही क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, लेकिन CMC से ऊपर यानी मिसेल क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि नंबर 1, थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप द सॉलिड मॉलिक्यूल्स अपार्ट, और दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द सॉलिड मॉलिक्यूल क्लोजर। अब देखिए, पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो थर्मल एनर्जी है वो क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को दूर करती है, एक दूसरे से सेपरेट करती है। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के जितने भी पास थे वो क्या हो जाने लगेंगे, गैप आने लगेगा। थर्मल एनर्जी की वजह से वो दूर दूर होने लगेंगे। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं अगर हम, तो दूसरी स्टेटमेंट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्लोजर। बिल्कुल ठीक बात है, सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, हाई स्ट्रॉन्ग, या हाई कह लो या स्ट्रॉन्ग कह दो, मॉलिकुलर फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। अब ये जो दो स्टेटमेंट है सेम सॉलिड की केस में तो बिल्कुल करेक्ट होंगी। अगर मैं सेम सॉलिड की बात करता हूं, एक सॉलिड मैंने लिया मान लीजिए A, मैं इसी के इंटरनल मॉलिक्यूल्स के लिए ये दोनों स्टेटमेंट्स की बात करूं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगी। लेकिन अगर मैं दो सेपरेट सॉलिड मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, एक A की और एक B की, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन मॉलिकुलर फोर्स दोनों सेपरेट हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो उस केस में ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो आप लोगों को क्वेश्चन में यही ढूंढना होगा कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो सेम सॉलिड मॉलिक्यूल के लिए है, यानी कि सेम एक ही मॉलिक्यूल के सारे एटम्स के लिए है या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एटम्स के लिए है। तो अगर दोनों के दोनों जो सॉलिड हैं वो अलग अलग हैं तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। और अगर दोनों ही सॉलिड एक जैसे हैं, एक ही जैसी कैटेगरी के हैं, दोनों एक जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी केमिस्ट्री में कई बार ये पूछा जा चुका है। 11 पॉइंट, जैसे कि हम बात करें, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ pKa। ये जो वैल्यू होती है वो एसिडिटी को डिफाइन कराने के लिए होती है। या एक और स्टेटमेंट यहां से मिल जाती है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। अब ये जो माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट है इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दी जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां से हमें क्या देखने के लिए मिला कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट माइनस वाला है तो वो कम एसिडिटी को शो करेगा, कम एसिडिक होगा, और अगर प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां से आप सीधे सीधे एक चीज देखेंगे कि अगर प्लस आई की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब एसिडिटी की वैल्यू घटती है, वो वीक एसिड को बिलोंग करेगा, वीक एसिड को शो करेगा। और अगर प्लस आई की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, तो क्या होगा, उस केस में वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। प्लस आई की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो अब देखिए क्या चीज है सोचने वाली यहां से कि pKa की वैल्यू बढ़ी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि pKa और एसिडिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर एसिडिटी की वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। सेम यही चीज हमने क्या करा कि pKa की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। अभी हमने pKa की वैल्यू को बढ़ाया था, अब हम pKa की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। तो जैसे ये डिक्रीज होगी एसिडिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एसिडिटी बढ़ेगी जिसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब यही चीज हमने प्लस आई के लिए देखी कि अगर प्लस आई की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, अब यहाँ देखिए प्लस आई की वैल्यू और एसिडिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्लस आई जैसे ही बढ़ेगा एसिडिटी घटेगी, इसका मतलब वो वीक एसिड हो जाएगा। और अगर प्लस आई की वैल्यू घट जाए
है ना। प्लस आई की वैल्यू को अगर हम डिक्रीज कर दें तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस आई बढ़ जाएगा, और प्लस आई घटने की वजह से एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो किसको शो करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को शो करेगा। तो इस तरीके से आप गिवन मॉलिक्यूल्स में आपको क्या करेगा, 4 मॉलिक्यूल दे देगा, चारों मॉलिक्यूल में आपसे पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है या वीक एसिड कौन सा है। तो आपको क्या ढूंढना है कि वहां पे माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है या प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। अगर आपको ये मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पी के और के की वैल्यू गिवन होगी। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि ये 4 मॉलिक्यूल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये भी 2014 पीजीटी केमिस्ट्री में पूछा हुआ है कि आपको ये 4 मॉलिक्यूल दिए हुए थे, ClCH2COOH और FCH2COOH। दूसरा इसी में ही था एक और पेयर HCOOH और ये CH3COOH। क्वेश्चन में पूछा था सबसे ज्यादा वीक एसिड इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे ज्यादा वीक एसिड आइडेंटिफाई करने के लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। आपको क्या ढूंढना है कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कहां पे है। तो देखिए जो क्लोरीन है और ये जो फ्लोरीन है, ये माइनस आई इफेक्ट को शो करने वाले क्या है, मॉलिक्यूल एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये शो करेंगे उतने ही ज्यादा क्या हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एसिड तो क्या हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अगर मैं बात करूं HCOOH की, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है H पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। लेकिन अगर मैं CH3COOH की बात करता हूं तो प्रेजेंट तो इसमें भी H पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेचर वाइज कैसा होता है, वीक एसिड होता है, क्योंकि इसके अंदर मिथाइल कार्बोनियम आयन प्रेजेंट है, मिथाइल CH3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। कई केस ऐसे होते हैं जिसमें ये H पॉजिटिव को रिलीज ना करके CH3 पॉजिटिव में स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से वीक एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए पॉइंट नंबर 13, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AB2 टाइप का एक मॉलिक्यूल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, करना है उसको केवल आयनाइज करा देना है, ठीक है। आप उसको क्या कर दीजिए, एक्वस मीडियम में डाल दीजिए, जिसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाएगा A पॉजिटिव में और 2B निगेटिव में। अब जैसे ये स्प्लिट हुआ, यहां पर क्या होने वाला है, सीधा सीधा सा जो A है उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और B क्या आ गया, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ठीक है। A पॉजिटिव और 2B निगेटिव में ये स्प्लिट आउट हुआ, रिएक्शन बैलेंस है बिल्कुल हमारी। तो क्या होने वाला है कि मान लीजिए A की जो सॉल्युबिलिटी है वो S है और B की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी हो गई है, 2S हो गई है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स स्प्लिट होंगे, उतनी ही उसकी क्या बन जाएगी, सॉल्युबिलिटी बन जाएगी। तो अगर मैं इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करता हूं तो आप लोगों को ये रूल याद रखना होगा कि जिस तरीके से ये स्प्लिट आउट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स यानी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके आगे जो है वो इनकी होल पावर का काम करेंगे। तो अगर A के आगे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो A पॉजिटिव की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि B का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा A इंटू 2B की पावर 2। तो यहां से सोल्युबिलिटी रखी मैंने A की सोल्युबिलिटी कितनी थी, S, तो S की पावर कितनी रह गई, 1। अगर मैं B की बात करूं तो B की सोल्युबिलिटी है 2S, तो 2S की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 4S स्क्वायर, और 4S स्क्वायर में आपने S की मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना हो गया, 4S क्यूब। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, AB2 टाइप के मॉलिक्यूल की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे, 4S क्यूब, जहां पे S करता है स्टैंड्स फॉर सोल्युबिलिटी। आपको सोल्युबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, ये क्वेश्चन 2014 के एग्जामिनेशन में पूछा था कि इफ सोल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट AB2 in water is 1 into 10 to the power 5 मोल पर लीटर माइनस 5 मोल पर लीटर, फाइंड आउट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आपको सोल्युबिलिटी की वैल्यू गिवन है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपसे पूछा है, और AB2 मॉलिक्यूल आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो AB2 मॉलिक्यूल के लिए जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो होता है 4S क्यूब, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो 4 इंटू सोल्युबिलिटी का क्यूब कर देंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर का क्या हो गया, क्यूब हो गया। जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हैं आपके पास आंसर होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। इस तरीके से आप किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते वो AB2 टाइप का सोल्ट का स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट हो या मॉलिक्यूल हो। क्वेश्चन नंबर 15 या पॉइंट नंबर 15 में बोला है कि सोल्युबिलिटी ऑफ कोलाइडियल एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स ऑलवेज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते जाओगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हमने बात करी है, तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की हमने बात करी है, ठीक है। सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, उनकी जो मेटल सल्फेट्स होते हैं, यानी उनका अगर मैं मेटल सल्फेट बना लूं, जैसे कि BeSO4 में बना लेता हूं या MgSO4 में बना लेता हूं, इस तरीके से क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मेटल सल्फेट है। तो जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप आ रहे हो तो इनकी क्या हो रही है, जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी का क्या मतलब हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी को हम कैसे पता लगाएंगे, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज ऑफ द केटायन पर।
जितना छोटा साइज कैटायन का होगा हाइड्रेशन एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा होगी, और जितना बड़ा साइज कैटायन का होगा हाइड्रेशन एनर्जी उसकी उतनी कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब ये होगा कि कितनी जल्दी कोई भी मेटल सल्फेट आसानी से घुल रहा है। ठीक है, तो क्या है देखिए यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है, जितना बड़ा कैटायन है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम है, यानी वो क्या करेगा, घुलने नहीं देगा, वहां पर उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जितना छोटा साइज होगा कैटायन का वो उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी को रखेगा, यानी कि वो क्या रखा है, उतनी ही जल्दी इजीली क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन के साइज पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है तो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी ऑफ दी सोल्ट क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी किसी भी ग्रुप के अंदर। पॉइंट नंबर 15 में बोला है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट्स विद बोथ एल्कलीज यानी कि बेसिस एंड एसिड्स। बिल्कुल ठीक बात है, जो एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं या एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होती हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर जाती हैं, आसानी से रिएक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम इनको उभयधर्मी नेचर के बोलते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर ले। फॉर एग्जांपल जैसे कि BeOH का होल ट्वाइस जो है वो एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है जो कि एसिड और बेस दोनों से इजीली रिएक्ट कर लेता है और आसानी से NaOH के अंदर क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है, सोल्यूबल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे हाइड्रोक्साइड्स की लाइक MgOH, CaOH या BaOH के होल ट्वाइस की, ये ग्रुप 2 के मेटल्स हैं जिनके हाइड्रोक्साइड्स की हमने बात करी है, ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, नॉट सोल्यूबल होते हैं NaOH के अंदर, क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर के नहीं होते हैं। तो ये याद रखेंगे कि ग्रुप 2 के अंदर केवल एक ही हाइड्रोक्साइड ऐसा है, यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ही ऐसा है जो एम्फोटेरिक नेचर का है और NaOH के अंदर सोल्यूबल है। यहां से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी की यहां पर हमने बात करी है। तो बेसिसिटी क्या है, टेंडेंसी टू गेन H पॉजिटिव आयन, पहला तरीका, या फिर दूसरा टेंडेंसी टू लूज OH नेगेटिव आयन, और तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये तीन तरीके से हम पता लगाएंगे बेसिसिटी का। ये तीन डेफिनेशन है कि अगर कोई मॉलिक्यूल आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयन को जितना ज्यादा गेन कर रहा है उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा हाई होगी। अगर कोई OH नेगेटिव को जितनी तेजी से लॉस कर रहा है उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। या किसी के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर है या इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसकी बेसिसिटी बहुत ज्यादा होगी। या अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जितनी ज्यादा, मान लीजिए मैंने क्या कहा कि मोर स्टेबल द इलेक्ट्रॉन पेयर, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर स्टेबल होगा उतनी ही बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि वो लेस बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करने देगा, लॉस नहीं करने देगा और इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करने देगा। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर लेस स्टेबल है, यानी ऐसा है जो हाईली एनर्जेटिक है और अपने जैसे किसी भी एक पेयर के साथ आसानी से क्या कर लेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे देगा, तो उसकी नेचर कंपाउंड की कैसे हो जाएगी, मोर बेसिक हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मोर स्टेबल है तो बेसिसिटी कैसी होने वाली है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लेस स्टेबल है तो बेसिसिटी कैसी होने वाली है। बेसिसिटी को याद रखेंगे कि ये हमेशा ही क्या होती है, जैसे जैसे पीएच नंबर इंक्रीज होता है, आप लोग याद रखेंगे, मान लीजिए एसिडिक नेचर से बेसिक नेचर की तरफ जा रहे हैं, 0 से 14 की तरफ आप जा रहे हो पीएच स्केल पर, तो इस केस में क्या होगा, बेसिसिटी हमेशा ही क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि जो बेसिसिटी होती है वो 7 to 14 बिलोंग करती है। एग्जैक्टली 7 पर क्या हो जाता है, मीडियम न्यूट्रल हो जाता है, और 0 to 7 मीडियम कैसा आता है, एसिडिक रहता है। तो नेक्स्ट इसमें बोला है कि बेसिसिटी ऑलवेज डिक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे किसी भी पीरियड के अंदर तो आपका बेसिसिटी जो होगी वो घटती चली जाएगी, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक, और एसिडिटी की हमने बात करी है, तो एसिडिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू लॉस H पॉजिटिव आयन। जैसे कि यहाँ पर बेसिसिटी की हमने बात करी थी, वहां पर गेन था, H पॉजिटिव आयन को गेन करने की नेचर थी, यहाँ H पॉजिटिव आयन को लॉस करने की नेचर है। और बेसिसिटी में OH नेगेटिव आयन को लॉस करने की नेचर थी, लेकिन एसिडिटी में OH नेगेटिव आयन को गेन करने की नेचर होगी। तो जिसमें जितना ज्यादा होगा वो एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी उसकी। और जैसे बेसिसिटी क्या हो रही थी, पीएच नंबर बढ़ने पर हमेशा ही क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। जैसे जैसे पीएच नंबर बढ़ रहा था बेसिसिटी इंक्रीज हो रही थी, तो यहां पर क्या होगा, पीएच नंबर जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ेगी। जैसे हाँ ठीक है, तो आगे हमारे पास आ जाता है कि जो ये होता है एसिडिटी जो होती है वो हमेशा ही एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट घट रही है और पीएच की वैल्यू बढ़ने पर बढ़ रही है, और एसिडिटी लेफ्ट टू राइट हमेशा ही क्या हो रही है, बढ़ रही है, और पीएच की वैल्यू डिक्रीज होने पर हमेशा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां से ये आपको दो लॉजिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। देखिए एसिडिसिटी और बेसिसिटी पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, विच इज द मोस्ट बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऐसे ही चार ऑप्शन देगा,
Na2O, BaO, As2O3, Al2O3। इन 4 ऑप्शंस में आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो सबसे बेसिक जो होगा वो क्या है, देखिए जो सोडियम है वो ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इधर जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वो ग्रुप वाइज वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, जो कि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रही है, वो बेसिक नेचर की है, जिसकी वजह से Na2O क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल या इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। पॉइंट नंबर 17 में बात करी है बोन एंगल से रिलेटेड। तो बोन एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन दी 2 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड के बीच का कोई भी एक एंगल क्या कहलाएगा, बोन एंगल कहलाएगा। बोन एंगल पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए विच वन हैज द स्मॉलेस्ट बोन एंगल। आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, H2O, H2S, NH3 और SO2। आपसे पूछा है इनमें से सबसे छोटा बोन एंगल किसका है। तो ये जो बोन एंगल है वो सीधा सीधा इन 4 बातों पर डिपेंड करेगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, लोन पेयर आपको मालूम होने चाहिए और बोन एंगल आपका ऑटोमेटिकली फिर निकलता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, H2S का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और SO2 का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख सकते हैं। और अगर आपको निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। H2O की स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट है और सल्फर के पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखिए जो यहां पर लोन पेयर 1 प्रेजेंट है और दोनों साइड क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहां पे जो रिपल्जन होने वाला है वो बहुत कम होगा। यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। लोन पेयर 1 अगर होता है तो वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा और जिसकी वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना मिलने वाला है, 180 डिग्री। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसिंग है, ये 180 डिग्री मेंशन करता है। NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ जाता है, झुकाव आ जाता है बोन्स के अंदर, क्योंकि एक जो बॉन्ड होता है वो इनसाइड दी प्लेन होता है, बाकी के जो 2 बॉन्ड होते हैं वो आउटसाइड दी प्लेन होते हैं। और लोन पेयर तीनों पर बराबर का ही क्या करता है, रिपल्जन करता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बेंट स्ट्रक्चर हो जाती है। एक जो बॉन्ड होगा वो बैक साइड में इनसाइड दी प्लेन इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगा यहाँ इस तरीके से। ये तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई है NH3 की। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं H2S की, इसकी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री का और H2O में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 105 डिग्री का। तो यहाँ पर जो सबसे क्वेश्चन पूछा है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल है H2S के अंदर। H2S में जो बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री का है ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर। क्यों, क्योंकि सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी बेंट हो जाएगी और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन सल्फर। अगर आपके मन में ये बात आ रही हो कि यहाँ पर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये चीज इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है जबकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो ज्यादा रिपेल कराता है अपने से जुड़े हुए लिंक करे हुए एलिमेंट्स को या एटम्स को, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो लोन पेयर रिपल्जन जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है, बॉन्ड एंगल ऑलवेज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे रिपल्जन आपका बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी आपका क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।